हमारी एनाटॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब हम छोटे थे तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते थे, लेकिन किसी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तो चाहे बात पीरियड्स की हो, अपने बॉडी में चेंजेस की हो, फीलिंग्स में चेंजेस की हो, सेक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, हम कोई भी ऐसे सवाल किसी से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए। आज भी ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनको पहली बार जब पीरियड्स होते हैं उनको लगता है उनको कोई बीमारी हो गई है, यहाँ तक कि उनको लगता है कि उन्हें कैंसर तो नहीं हो गया। और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना, ना बाबा ना। गायनेकोलॉजिस्ट के पास हम सिर्फ तब जाते हैं जब हमें कोई प्रेगनेंसी प्लान करनी हो, या हम प्रेग्नेंट हो गए हों, या इससे कोई भी रिलेटेड कोई सवाल हो। इसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की हमारी हिम्मत नहीं होती, जबकि गायनेकोलॉजिस्ट का इंट्रोडक्शन एक लड़की की लाइफ में पीरियड्स होने के पहले ही हो जाना चाहिए, ताकि वो अपनी बॉडी को समझ पाए, उनमें आने वाले चेंजेस को समझ पाए, अपने आप को प्रॉपर्ली एजुकेट और प्रिपेयर कर पाए। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये डर लगता है कि अगर हम कोई सवाल पूछेंगे तो हमें जज तो नहीं कर लिया जाएगा। खुद की बॉडी को समझने के लिए, उसे थोड़ा बेहतर जानने के लिए कोई सवाल हो तो उससे इतनी शर्म क्यों? तो शुरू से ही बॉडी के बारे में कुछ समझना हो या सेक्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है गूगल, या हमारे दोस्त जिनकी खुद की नॉलेज कितनी सही है और कितनी गलत इसका हमें कुछ खास अंदाजा नहीं है। तो कितने ही सवालों का जवाब जानने के लिए हम लोग गूगल करते आए हैं, और गूगल में कुछ टाइप करो तो क्या क्या आपके सामने आते हैं, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स से भी पूछ नहीं सकते क्योंकि शर्म आती है, तो फिर किससे पूछें? रिसेंटली आई रीच्ड आउट टू मेनी लेडीज, और मैंने उनसे पूछा अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट आपकी दोस्त होती जो आपको जज नहीं करती और आपके पास ये मौका होता कोई सवाल पूछने का, तो आप क्या सवाल पूछते? I'm really thankful to all the girls and ladies who have sent their questions to me. Thank you so much for showing your trust. सवाल पूछने वालों की एज 11 से लेकर 60 साल तक है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस इन एज ब्रैकेट के बीच में रखे हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आई हैं डॉक्टर सुरभि, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। We are going to divide this conversation in parts. फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो यंग एज में क्वेश्चंस होते हैं उनको ज्यादा लेने वाले हैं। आप किसी भी एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। सब्सिक्वेंट पार्ट्स इसके बाद में जो आएंगे उसमें हम लोग आगे के एज ग्रुप को भी कवर करेंगे। जस्ट वन डिस्क्लेमर, बीच बीच में कहीं कहीं मुझे टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही हैं। I have tried my best to restore whatever she was speaking and explaining. I'm really thankful for your understanding. Hopefully next time में हमारी difficulties ना आए। If you have any suggestions, how can we make it better? Please let me know. Keep watching this if you are interested. हो सकता है आपके भी कुछ सवाल इन conversations में आंसर हो पाए। And if you still have some questions left, please leave a comments and let me know, and I'll try my best to cover it in the next one. Enjoy the conversation. Thank you so much that you said yes to this. What I'm trying to do is basically to burst some myths. Like sometimes कुछ ऐसे topics होते हैं या तो टबू हो जाएंगे या टबू नहीं भी हो, तो कई बार पूछने में शर्म आती है, राइट? स्पेशली अगर गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी हो किसी को, तो मोस्टली लोगों की हिम्मत नहीं होती सवाल पूछने की, और ये शुरू से ही शुरू हो जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट एक्चुअली हम लोगों की लाइफ में फ्रॉम डे 1 आ जाना चाहिए, हमारा इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए, जस्ट लाइक अ नॉर्मल डॉक्टर। हम लोगों का होता बहुत बाद में, जब प्रेगनेंसी का टाइम शुरू होता है या उसके बाद में प्लान कर रहे होते हैं, जबकि एक्चुअल हम लोगों का शायद इंट्रोडक्शन हमारे पीरियड से भी पहले हो जाना चाहिए, मिलना चाहिए हमें। और गायनेकोलॉजिस्ट के मामले में हम लोग जब सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद यही सवाल पूछने होंगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या आईवीएफ है, या मे बी लेटर स्टेज पे प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज एंड ऑल दोस थिंग्स, व्हेन यू बिकम अ लिटिल बिट मोर मैच्योर एंड easier and comfortable to ask the questions, right? That's a later stage. But काफी सवाल ऐसे होते हैं जो हम लोग को मतलब 9th 10th जब आप 9-10 साल के होते हो वहीं से शुरू हो जाते हैं, राइट? और ऐसे बहुत सारे सवाल है। जब मैं छोटी थी तो मेरे दिमाग में थे, तो आपस में दोस्तों से पूछ लेते थे। उन दिनों में गूगल तो था नहीं, धीरे धीरे गूगल आया तो रिसर्च करने लगे, जहाँ देखा और वेबसाइट। अगर मैं अपना बचपन याद करूं तो मुझे भी बहुत सारे सवालों के जवाब, मतलब इवन ड्यूरिंग एमएस जाके जब मैं एमएस गायनी कर रही थी तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये ऐसे होता है। मतलब किसी से पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई, और पता ही नहीं था कि पूछना किससे, ये भी नहीं पता था। एग्जैक्टली। ना वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, क्या पूछा जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये सारी नॉलेज, मतलब वोकैबुलरी भी नहीं थी, कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं थी। एंड
कई बार तो ये भी नहीं पता था कि सवाल है भी या नहीं है, मतलब कुछ अभी पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो राइट कि ये बहुत सारी सवाल जो है ना, मतलब अपने ही जहन में सबसे पहले इतना घूम रहे होते हैं, तब उनकी पर उन सवालों को बाहर निकालने की हिम्मत भी नहीं होती है और तरीका भी नहीं जानते होते हैं। क्योंकि आई वाज अ पेशेंट ऑफ PCOS ड्यूरिंग माय टीनेज, बट आई वाज नॉट अवेयर, मुझे पता ही नहीं था। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग दी ये होता है, देन आई वाज दिस मार्किंग, ये तो मुझे भी है, ये तो मुझे भी है, ये तो मुझे भी है। एंड देन आई रियलाइज कि मतलब मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं मतलब ये पीरियड्स का इरेगुलर होना कोई नई चीज है या मेरे साथ ही होता है, औरों के साथ भी होता है। इट शुड बी रेगुलर, इट इज नॉर्मल टू हैविंग अ रेगुलर पीरियड, बट कुछ भी नहीं पता था कि व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज अब व्हाट इज अलार्मिंग। बस हो रहे हैं पैड लगा लो, हो रहे हैं पैड लगा लो और छुपा लो कि किसी को पता न चल जाए। तीन चीजें बताती पीरियड्स को लेके। हाँ, और इनफैक्ट जब पहला पीरियड होते हैं आजकल, फिर भी चलो लोगों को पता चलने लगे हैं। आई रिमेम्बर मेरे टाइम में, या शायद मुझसे पहले जितनी भी जनरेशन रही है, या मेरे तक की जितनी जनरेशन रही है, उस टाइम पे लोगों को पीरियड्स पहले आते थे, पता बाद में चलता था। नॉर्मली यही होता था, मतलब वो पहला पीरियड हमेशा से धमाका होता था दिमाग के अंदर कि पता नहीं क्या ही हो गया है। मतलब मेरे को तो यहाँ तक ख्याल है कि कुछ मरने वाली तो नहीं हो, कोई कैंसर वैंसर, क्योंकि जो भी बड़ा नाम, सबसे बुरा नाम होता था वही याद आता था। और मैं सोचती थी शायद मैं अपनी लास्ट विशेस लिखना शुरू कर देती हूँ, अब तो थोड़े ही दिन बचे हैं, मैं तो मर ही जाऊंगी, ये तो खून बंद ही नहीं हो रहा, अब एक दिन तो मैं मर जाऊंगी। और जब मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी ने इतना लाइटली लिया, कुछ नहीं होता, नाटक मत करिए, ले पकड़ पैड लग, कपड़ा धोता था तो कपड़ा लगा ले, और ध्यान रखना घर में पापा भाई है, किसी को पता नहीं चले, तेरी बहन है, इतने दिनों से पीरियड आ रहे हैं, तूने कभी सुना उसको कुछ पता लगता हो, शोर मत मचा। अब लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि जैसे दीदी ने और छुपाया, मम्मी ने छुपाया, तो मुझे इसमें फर्स्ट आना है कि मुझे भी छुपाना है। मतलब ये भी कंपटीशन का पार्ट था कि तुम्हारी बहन ने जितने अच्छे से किया, तुम्हें उससे और बेहतर तरीके से छुपाना है, तो भाई और पापा तक खबर जानी ही नहीं चाहिए। तो मतलब लाइक ऐसे सीरियस तरीके से कहते हैं ना, जो बेड़ी एक पत्थर बन जाता है, पूरी बॉडी जो एकदम ऐसे हवा में उड़ रही थी 2 दिन पहले, 2 दिन बाद ही वो इतनी हैवी हो जाती है, दिमाग इतना भारी हो जाता है, कंचक में नहीं बैठने देंगे, ये मत छूना, ऐसे मत करना, मतलब खुद से घिनसी आने लगती है, वो एक्सेप्टेंस नहीं आती, खुद पे कितना गुस्सा आता है, कितनी घिनसी आती है कि क्या है ये, फिर खत्म नहीं हो रहा है, क्या है, मतलब हर वक्त मौका ढूंढना, कैसे बाथरूम में जाओ, कैसे फेंको, कैसे उठाओ, कैसे रखो, मतलब इट वाज लाइक सारी जिंदगी का ना 50% अटेंशन यही गायब हो जाता है कि सिर्फ ये पीरियड संभालने, जिंदगी में अपने सपने, अपने सब थोड़े दिन के लिए तो ऐसे गायब हो जाते हैं कि मैनेज ही नहीं हो रहा है, बस हर वक्त दिमाग में सोते जाते, रात में करवट लेते भी नींद खुल जाते कि पीछे ना चला जाए ब्लड, है ना, हल्का छोटा सा क्लॉट भी निकले तो पूरी बॉडी से हम जाते कि क्या हुआ, दौड़ के बाथरूम जाओ, चेक करो क्या निकल गया। तो इतना खराब सब एक्सपीरियंस होता है। और मतलब मैं इतनी वो हूँ, अभी स्कूल्स में जैसे जाते हैं हम लोग, 35 ईयर्स हो गए हैं लगभग शायद जब मुझे पहला पीरियड आया होगा, बट इतने साल बाद भी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बदल गया है। आज मैं स्कूल्स में जाती हूँ, बच्चों से पूछूं, उनका पहला पीरियड 50% से ज्यादा लड़कियों का पहला पीरियड आज भी ऐसे ही हो रहा है, उसी तरह से डर, शर्म, छुपाना, आज भी कुछ नहीं बदला। मतलब कहानी ऐसा लगता है कि बस मैं बाहर आ गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, लेकिन टीनेज के लिए वो आज भी मिस्ट्री है। When I was thinking about doing this podcast, पहले तो मेरे खुद के ही बहुत क्वेश्चंस थे इतने सालों में जुड़े हुए, एंड आई थॉट कि किससे पूछूं, क्योंकि एक बात आपने बोली कि किससे पूछूं ये नहीं समझ आता, एट द सेम टाइम और कैसे फ्रेम करूं ये नहीं समझ आता, बट उससे कहीं ज्यादा एक बड़ा क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर मैं किसी से पूछूंगी तो मुझे जज तो नहीं करेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, राइट? तो जैसे पूछने से पहले ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो किस तरह से पूछूं कि सामने वाले को मतलब मेरी इमेज ना खराब हो और सामने वाले को ये नहीं लगे कि मैं कितनी बदतमीज लड़की हूँ, कितनी बेशर्म लड़की हूँ। तो वो फ्रेम ही नहीं आता दिमाग में, सवाल भी पूछा जाए और कि हम लोग की कैरेक्टर भी जज ना हो। तो एक टॉपिक हो गया हमारे यहाँ पे, सेक्स एजुकेशन तक नहीं होती है जो कि इतनी इम्पोर्टेंट है। आप ये छोड़ दो, आपको मैंने एक बार अपने अंडर आर्म्स के हेयर्स रिमूव कर दिए थे, डैडी का रेजर रखा था बाथरूम में, मुझे इतनी डांट पड़ी थी, क्यों करे, क्या चल रहा है दिमाग में, पक्का कुछ होगा, किसी ने तो तुम्हें, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब ये अपनी बॉडी के बारे में इतना छोटा सा डिसीजन लेना पाप हो गया है।
मतलब लाइक मैं किसी और को दिखाने के लिए, किसी को लुभाने के लिए ये कर रही हूँ, मतलब मेरी पर्सनल हाइजीन भी दूसरे के लिए सवाल है कि तुमने कर कैसे दिया। मतलब लाइक कुछ भी, ये तो मतलब सेक्स एजुकेशन तो बड़ी बात है। आपको अंडर आर्म्स के हेयर्स का करना क्या है, आपको प्यूबिक हेयर का करना क्या है। बाल में ब्लड उलझता रहता था, उसके क्लॉट्स चिपक जाते थे और उसको साफ करना इतना मुश्किल काम था, बट आप छू नहीं सकते हो, आप किसी से पूछ नहीं सकते हो कि करना क्या है। मतलब इतना मुश्किल हो रहा है इसके साथ बियर करना। क्लॉट्स निकल रहे हैं, वो क्लॉट्स फंस जा रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहा है, वो डिस्चार्ज फंस जा रहा है। लेकिन नहीं, मैंने एक बार कर लिया था, मम्मी ने नाली की जाली पे देखा कि बाल लगे पड़े हुए हैं, एंड शी वाज सो फ्यूरियस, आई कांट टेल यू, कि मतलब मेरे को रात को खाना भी नहीं मिला था उससे। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। करेक्ट, कैरेक्टर जज घर में ही हो जाता है, गायनक को जाके पूछना तो बहुत बड़ी बात है। कई अनफॉर्चुनेटली ऐसी कई गायनकोलॉजिस्ट आज भी इंडिया में हैं जो कि आपको जज करने लग जाती हैं, या मे बी आपको या तो शायद दिस देखा जाएगा, या आप ही को ऐसी हेजिटेशन होती है कि शायद मुझे इस टाइम पे जज किया जा रहा है। तो सवाल तो मेरे पास बहुत है, और सिर्फ मेरे नहीं है। इस पॉडकास्ट से पहले मैंने एक्चुअली काफी गर्ल्स को और काफी लेडीज को डिफरेंट एज ग्रुप में ये बोला था कि मैं आपका इंटरव्यू लेने वाली हूँ, और उनके दिमाग में अगर ऐसे कोई सवाल है जो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे शेयर करने में, और मैं उनके बिहाफ में आपसे शेयर करूँ, आपसे पूछूं। आई एम टेलिंग यू, so many of each age group asked me such questions, and I was like, first of all, thankful to them for trusting me on that, कि वो अपना literally world खोल के दे रही है। बहुत intimate सवाल है कई बार, तो if that's okay with you, I would like to go through those with you. कोई दिक्कत नहीं है, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दीज क्वेरीज, बिकॉज अगर हम अपनी एक्सपर्ट होने के बाद भी अगर मैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, उनको आंसर नहीं कर पा रही हूँ, देन आई हैव टू वर्क हार्ड। मतलब मुझे लगता है कि फिर मुझे और सीखना और करना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉलेज किसी काम नहीं, मतलब वो नॉलेज एकदम बेकार है जो किसी के काम नहीं आ सकती है। तो अगर मेरी इतनी डिग्री लेने के बाद मैं किसी को उसके सवाल के जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ, देन आई हैव टू, मतलब और तो कुछ करना ही पड़ेगा। सो आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं मैक्सिमम सवाल के जवाब तो दे ही दूंगी। एंड आई एम मतलब जैसे कि आपने, मुझे नहीं पता आपने देखा होगा, तो मैंने एक नॉन जजमेंटल गायनेकोलॉजिस्ट करके एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया था कि आई एम हियर टू एज ए नॉन जजमेंटल गायनेकोलॉजिस्ट। एंड जो उसका, जब वो बेटर इंडिया ने वो पोस्ट उठाया था अपने पास में, एंड वो उस पूरे मंथ का सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला पोस्ट था कि वी आर मतलब लुकिंग फॉर गायनेकोलॉजिस्ट लाइक दिस, कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं ढूंढ रहे हैं। हाँ. और लोग नहीं चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो लोग चाहते हैं और जो उनके सवाल हैं उनके जवाब मिलने ही चाहिए। मतलब अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपने डिग्री लिया है, तो वो कहीं ना कहीं आप, मतलब मुझे थोड़ा सा लगता है कि फिर वो पढ़ाई किसी काम की नहीं जो जिंदगी में काम ना आ सके। Let's even start with the periods thing, and that has come from the thing जो हम लोग सब सोचते हैं छोटे होते, गर्ल्स को ही पीरियड्स क्यों आते हैं? Why do girls have periods? अगर मैं इसको बहुत आसान तरीके से समझाऊं कि जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं, हमारे सामने एक लैपटॉप है और पीछे भी बहुत सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी चीजों को अगर मैं एक कमरा बंद करके चली जाऊं, इस कमरे को मैं 10 साल के लिए भी बंद करूं, इसमें से कोई भी चीज रिप्लीकेट नहीं होगी, डिस्ट्रॉय हो सकती है। मगर इसमें अगर कोई भी लिविंग होगा, लाइक लिजर्ड है या कोई एंट है, तो वो मल्टीप्लाई होंगे। कहने का मतलब यह है कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स जो है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, उनके पास वो पावर है कि वो रेप्लीकेट कर सकती है। तो हम एज ए ह्यूमन भी हम लिविंग में आते हैं और हमारे पास वो पावर है कि हम अपने जैसे इस दुनिया में लेकर आए। हम अपने जैसे इस दुनिया में लेकर आएंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के पास मिलकर है। दो अलग अलग जेंडर हैं हम, मेल और फीमेल। तो फीमेल का जो रोल होता है वो प्रोड्यूस करना, मतलब हाफ पार्ट फीमेल से आता है और हाफ पार्ट मेल से आता है किसी भी नई इंसान का या किसी भी नई जिंदगी का इस दुनिया में आना। यानी अपने जैसे प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक पार्ट फीमेल से चाहिए, दैट इज ओवरी। तो जो ओवरी है उसके अंदर स्मॉल एग्स हैं, वो एग्स मेरे पास है और स्पर्म दूसरे के पास है। सो ये अगर मैं फीमेल बॉडी की बात करूं तो ये 2 ओवरीज होती है हमारे पास। और जब एक लड़की इस दुनिया में आती है तो उसके पास 2 मिलियन एग्स होते हैं, 1 मिलियन। ये एग्स इसलिए है, ये एक फिक्स नंबर होता है कि जब भी हम इस दुनिया में आते हैं तो इन एग्स के साथ आए, तो इन्हीं एग में से कुछ एग होंगे जो फर्टिलाइज होंगे और इस दुनिया में नया इंसान आएगा। मगर ना यूट्रस ये बात जानता है, ना बॉडी ये बात जानती है। तो हर मंथ एक साइकिल होती है जिसमें वो एग बाहर निकलता है और हर मंथ वो वेट करता है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइज नहीं होता तो बाहर निकल जाता है। तो एक प्रोसेस है इस दुनिया में नए
मतलब रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि ये टेबल चेयर जिस पे मैं बैठी हूँ, ये चेयर अपने आप से डबल नहीं हो जाएगी, 1 से 2 या 4 नहीं बन जाएगी। ये लैपटॉप 2 नहीं बन जाएंगे रख के, या ये बड़े नहीं हो जाएंगे कि आज ये 14 इंच है तो कल 16 इंच हो जाएंगे, नहीं होंगे। इसमें ग्रोथ भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। इंसानों में क्योंकि हम लिविंग है, हमारे पास है, बट उसका एक सोर्स होता है। आपको टमाटर, बैंगन, कोई भी बीज लगाने के लिए, मतलब पेड़ लगाने के लिए बीज डालना पड़ेगा ना। विदाउट सीड कोई नया प्लांट नहीं आएगा, कोई ना कोई तरीका होगा एक नए प्लांट के आने का। तो इसी तरह से नए इंसान के आने के लिए भी कोई सीड चाहिए, तो वो सीड होता है दोनों के पास मिलकर। और इसीलिए क्या होता है कि जो ओवरी है, जिसको नहीं पता कि कोई भी एग बन सकता है आने वाले फ्यूचर में, तो ड्यूरिंग टीनेज, लाइक जब हम एडोलेसेंस में होते हैं, जैसे इसको एक छोटा सा पार्ट समझते हैं कि जैसे एक पार्ट होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके बाद लगभग 2 साल लग जाते हैं उसको फुल्ली डेवलप होने में, ताकि उसके फाइन मूवमेंट, उसकी मतलब गेट, उसकी चाल, उसकी स्पीच सब आने में। उसके बाद का वो टाइम होता है जब उसको खतरे पहचानना शुरू करता है कि मुझे कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, कैसे अपनी केयर करना, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। जब वो 7-8 ईयर्स का होता है, तब वो टाइम होता है कि अब यहाँ से एक जर्नी शुरू होती है जब वो अपने एडल्टहुड में जाना है। तो ये एक फेज है जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। तो मतलब चाइल्डहुड से एडल्टहुड की जो जर्नी है वो एडोलेसेंस है। यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह शुरू हो जाती है। और फीमेल, इसको मैं अगर दूसरी तरीके से समझाती हूँ, देखो मैं लड़कियों से जैसे बात करती हूँ कि यार ये लड़कियों को ही पीरियड क्यों आते हैं, लड़कों को नहीं, कितना मजा होता है ना कि हम लड़के बन जाते हैं, हमें पीरियड्स नहीं आते। मैं भी ऐसी बोलती हूँ, मुझे बहुत गंदे लगते हैं पीरियड। तो क्यों ना इन पीरियड्स को बंद करा दिया जाए हमेशा के लिए, पीरियड खत्म कराओ आंदोलन शुरू कर देते हैं, बंद करो पीरियड। तो मैं बच्चों से जैसे बात करती हूँ कि कहाँ से आते हैं पीरियड, कौन है ये अथॉरिटी जो पीरियड भेज रही है, क्या ये गवर्नमेंट है? तो गवर्नमेंट में हम जाके भी लेटर भेजते हैं कि हमें नहीं चाहिए पीरियड, है ना। बोलो मोदी जी को कि ये खत्म कराओ, या प्रेसिडेंट से आ रहे हैं तो वहां से खत्म कराओ। नहीं गवर्नमेंट नहीं है, फिर कौन है? अच्छा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से आ रहे होंगे, हमारा फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब हो रहा है, हमें नहीं चाहिए, तो हमें डेमोक्रेसी में हमारी मर्जी चलनी चाहिए, पीरियड्स बंद कराओ। वहां से भी नहीं आ रहे हैं, ओके, तो क्या साइंस से आ रहे हैं? तो या भगवान ने, मतलब नेचर या गॉड से आ रहे हैं? तो बच्चे बोलते हैं भगवान ने भेजे हैं। तो बोलती हूँ कि भगवान को तो मैंने जितनी कहानियां सुनी है कि एक पैर पे खड़े होकर लोगों ने 3 लोक मांग लिए, तो पीरियड क्यों नहीं बंद करा? लड़कियों में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपने लिए पीरियड ही बंद करा लेती। नहीं, फिर क्यों नहीं करते? तो कहीं साइंस से तो नहीं आ रहे हैं? तो साइंस में इतने नोबेल प्राइज मिले हैं, तो एक नोबेल प्राइज इसको बंद कराने के लिए भी ले लेते। जब किसी भी लड़की को पसंद नहीं है तो ये पीरियड आ क्यों रहे हैं? तो चलो मिलके इसको बंद करा देते हैं। एवरीबॉडी लाइक यस मैम, बंद करा दीजिए, बंद करा दीजिए। तो ऐसे कि ठीक है, मैं ये पीरियड बंद करा रही हूँ, सब लोग साइन करेंगे और ये मूवमेंट आज से शुरू हो जाएगा, दुनिया की हर लड़की के पीरियड बंद होंगे। नो मैम, क्यों? उससे क्या होगा? मैम फिर तो दुनिया में नए इंसान ही नहीं आएंगे, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ऐसे क्यों? हमने क्या ठेका ले रखा है? कैसे खत्म? मतलब पीरियड का क्या लेना देना? खत्म करो, होती है होने दो, हमें पीरियड नहीं चाहिए। हमें इतना डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इतना सेकंड क्लास सिटीजन वाली फील दी जाती है, पीरियड तो हमें नहीं चाहिए, बंद करा दो। नहीं मैम, मैं तो बोलती क्या हो जाएगा? मैम प्रेगनेंसी नहीं होंगी ना, तो ना होने दो। अरे मैम फिर नए इंसान कैसे आएंगे? फिर हम तो जितनी जिंदगी जी के चले जाएंगे, फिर नए। मैं सोचती हूँ अच्छा, दुनिया खत्म हो जाएगी अगर पीरियड्स नहीं आएंगे। जैसे डायनासोर खत्म हो गए, आज उनके हम लोग मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जाके ढूंढते हैं कि उनकी हड्डियां ऐसी होती थी, दांत ऐसा होता था, टेल ऐसी होती थी, एक बड़ा सा म्यूजियम में खड़ा कर दिया और हम देखते हैं वाह ऐसा होता था। तो अगर सोच के देखें कि लड़कियों ने ये तय कर लिया होता कि हमें पीरियड पसंद नहीं है, तो दुनिया से एक दिन इंसान खत्म हो गए होते। और दुनिया से इंसान अगर खत्म हो गए होते तो कोई एलियन आता दूसरे ग्रह से और हमें भी ऐसे जैसे डायनासोर की तरह से ढूंढ रहा होता, यार इंसान कैसे होते थे, पक्का उनके हाथ होते होंगे, देखो हड्डियां दिखाई दे रही हैं, पक्का ये चलते होंगे, इनके पैर भी थे। सोच के देखो कि धरती से इंसान खत्म हो जाते और हमें कैसे ढूंढा जाता। मगर ये नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम लड़कियों ने कितना भी बर्दाश्त किया, लेकिन हमने पीरियड्स को बंद नहीं होने दिया, क्योंकि इसी की वजह से दुनिया में नए इंसान आते हैं। नए इंसान आते हैं, दुनिया में इंसान दिखाई देते हैं, और ये इंसान आके भले हमें बाद में कहते हैं आप अछूत हो, बेशरम हो, ये हो वो हो, लेकिन इसी वजह से आते हैं। तो एक पावर है जो भगवान ने हमें दी है, जिसकी वजह से नए इंसान को हम दुनिया में देख पाते हैं। तो ये वो ताकत है, और वो ताकत हमें मिलती है अपने, जो हमें भगवान ने वो सीड का एक पार्ट दिया है उसकी वजह से। तो वो पीरियड्स हमारी वो पावर है जिसकी वजह से, मतलब मैं कहूँ कि भगवान के बाद वो पावर हमारे पास है कि जिससे दुनिया में नए इंसान आते हैं। तो इसको अगर हम रिवर्स वे में समझे तो ऐसे समझना इजी होता है कि लड़कियों का कितना बड़ा रोल है, पीरियड्स का कितना बड़ा रोल है इस पूरी ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। What's the correct age actually? And I remember मैम जब मैं भी छोटी थी,
जब मुझे स्कूल में बहुत ही वियर्ड तरीके से समझाया गया था कि पीरियड्स कैसे आते हैं, बटरफ्लाई की कोई तो वीडियो दिखाई जो कि किसी को समझ में नहीं आई, बट आपस में हम लोगों ने फुसफुसा के समझ लिया कि पीरियड्स की बात हो रही है, गर्ल्स को पता चल जाता है तो लेकिन समझ नहीं आया। बट आई रिमेम्बर कि उस टाइम पे भी हमें इतना मुझे याद है कि उस वीडियो में ये बताया गया था कि 9 की एज से शुरू हो सकते हैं, 9 to I don't know 13 or something, that's what I vaguely remember। अभी बोला जाता है, कई लोग मदर्स बोल रही होती है जिनकी बेटियां हैं और वो ये बता रही होती है कि यार आजकल बड़ी जल्दी पीरियड्स होने लग गए, पहले ऐसा नहीं होता था हमारे टाइम पे। सो व्हाट्स द करेक्ट एज, शुड दे बी वरीड अबाउट एट ऑल? देखो ऐसा होता है कि अगर हम दुनिया की आधी आबादी की बात करें, 50% पॉपुलेशन की बात करें, तो एक कोई फिक्स टाइम नहीं हो सकता, इसमें एक रेंज होती है। तो वो रेंज होती है जिसके बीच में पीरियड्स आना नॉर्मल है। एक एवरेज होता है कि ज्यादातर लड़कियों को इस एज पे आते हैं, वो है 12, 13, 14 साल पे। लेकिन नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है 9 ईयर्स के बाद अगर पीरियड स्टार्ट होते हैं, यानी 9th बर्थडे के बाद अगर पीरियड स्टार्ट होते हैं, और 16th बर्थडे से पहले पीरियड आ जाते हैं, ये नॉर्मल है। यानी 9th to 16 ईयर के बीच की जो एज है, दैट इज अ नॉर्मल रेंज। तो इसमें एक बस एक वो बता रही हूँ कि ये होता है टर्म्स एंड कंडीशन टाइप का, कि अगर पीरियड्स 9 to 10.5 ईयर्स के बीच में आते हैं और आपकी जो हाइट है वो अप्रोप्रिएट नहीं आपको लगता है, तो काफी बार जो पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि 10.5 ईयर के बाद आए तो बेटर है। लेकिन 9 पे आए और आपकी हाइट वाइट बिल्कुल ठीक है, आपके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप हो चुके हैं, तो 9 पे आना भी नॉर्मल है। आई नो ये बात बहुत होती है कि अगर पीरियड्स आ गए तो हाइट बढ़ेगी क्या, तो ये भी थोड़ा सा डर सा होता है कि अगर जल्दी पीरियड्स आ गए तो अब से मेरी हाइट इतनी नहीं बढ़ेगी। तो व्हाट्स द रियलिटी ऑफ इट? हाँ, देखो ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एज के बाद आपने प्यूबर्टी होता है, मतलब आपका स्टार्टिंग ऑफ एडोलेसेंस पीरियड जो होता है, तो जब आपका वो डोर खुलता है कि अब आप चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में एंटर करो, दैट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का पहला साइन जो होता है वो पीरियड्स नहीं होता, पीरियड लास्ट में आता है। तो उसके पहले क्या क्या डेवलप होता है? उससे पहले आपके हेयर्स थोड़े से सिल्की होने लगते हैं, स्किन ग्लो करने लगती है, पिंपल्स आने लगते हैं, आपकी वॉइस चेंज होती है, आपकी ब्रेस्ट में जो है उभार आने लगता है, अंडर आर्म्स में एक्सिलरी हेयर्स आने शुरू होते हैं, दोनों थाइस के बीच में हेयर्स आते हैं, और आपकी जो कमर है वो वेस्ट पतली होने लगती है, नीचे वाला जो पेल्विस वाला हिस्सा वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, एंड हाइट बढ़ती है। आफ्टर दिस पीरियड्स आते हैं। तो नॉर्मली ये सारे जो है सीक्वेंस में चलते हैं, पीरियड्स आने के 1 से 2 साल पहले नॉर्मली ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो उसमें पीरियड्स लास्ट में आते हैं, इसलिए नॉर्मली ऐसा माना होता है कि हाइट पूरी बढ़ चुकी होती है, जैसे कि आपका जेनेटिकली, बायोलॉजिकली जो भी है, आपका एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है, आपकी मतलब लाइफस्टाइल का जो इफेक्ट है उसके हिसाब से। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं पीरियड्स आ गए हैं लेकिन बाकी फैमिली की हाइट और जो हमें ऐसा लगता है कि पूरी नहीं है, तो फिर अच्छा रहता है कि एक बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बेसिकली बेस्ट होते हैं इसके लिए, आप उनको दिखा सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये इसका डेवलप, क्योंकि उसमें ना बोन हाइट चेक करते हैं, बोन में फिर फाइसेस अगर यूनाइट हो गए तो हाइट नहीं बढ़ेगी, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं कि हाइट जितनी आनी थी आ गई, तो फिर कुछ नहीं करना। तो वो एक प्रोसेस होता है जिसमें आप उनसे कंसल्ट करते हैं तो आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं। 10.5 ईयर्स के बाद यूजुअली ऐसा माना जाता है कि अब इसमें कोई वो एपिफाइसिस क्लोज हो चुके हैं, मतलब हाइट पूरी फुल अटेन हो चुकी है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका जल्दी आता है, और ऐसे जैसे आपने कहा कि हाँ आजकल ये सच है कि पहले के मुकाबले अभी पीरियड्स जल्दी आने लगे। रीजन लाइफस्टाइल है, बच्चों का जो लाइफस्टाइल है, एक्सपोजर जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से नींद प्रॉपर नहीं है। लाइफस्टाइल में 4 चीजें आती हैं, डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस। ये सब कुछ डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, इतना जंक फूड खा रहे हैं जिसमें पता ही नहीं कि क्या जा रहा है और कितने हार्मोन्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, आपका स्लीप टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है। स्ट्रेस तो आजकल पैदा होने से शुरू हो गया है। और एक्सरसाइज के नाम पे, क्योंकि आप ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है, क्योंकि ये एज भी ऐसी होती है कि बच्चों को मोबाइल हाथ में मिल जाए तो उनको पता ही नहीं चलता घंटों कहाँ निकल गए। तो ये सारी चीजें भी अफेक्ट कर रही हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि न्यूट्रिशनल जो है रिक्वायरमेंट पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छे से पूरी हो रही है। ये भी एक रीजन होता है कि ये बॉडी में सारे अगर पूरी हेल्थ उसकी नॉर्मल होती है तो कभी कभी हार्मोन्स का जो इंडिकेशन है वो पहले भी आ जाता है कि इसमें मतलब आपको अर्ली एज पे पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि हमेशा अनहेल्दी होने का साइन है, कभी कभी हेल्दी होने की वजह से भी पीरियड जल्दी आ जाते हैं। दोनों रीजन हो सकते हैं। तो बेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि जल्दी आ रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है कि एक बार जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। मतलब पैनिक नहीं होना है, बट हाँ अगर आपको लग रहा है तो आपके सवाल अगर लग रहा है कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो एक बार चलिए जाइए डॉक्टर के पास।
ओके और आपने कहा कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अलग होते हैं इसके, इट्स नॉट। हाँ आजकल ऐसा होता है कि पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एक अलग से ब्रांच है, जैसे मैं दिल्ली और यहाँ आसपास देखती हूँ, मुझे नहीं पता सब लोग होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ऐसी एक ब्रांच होती है पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो बेसिकली इन्हीं चीजों से, जो बेसिकली टीनेज वाले जो इश्यूज होते हैं उन्हीं के साथ डील करती है। तो और ये इस तरह के इश्यूज उनके पास ज्यादा जाते हैं। बाकी पीडियाट्रिशियन भी है, गायनेकोलॉजिस्ट भी है, आप कंसल्ट कर सकते हैं। कितना वो अवेयर है, कितना जो नई चीजें आ गई हैं वो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये आपका लक है कि आपको अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर, कभी कभी ना डॉक्टर खुद भी इतने सेल्फ अवेयर नहीं होते या इतना अपने मतलब टाइम के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे होते, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने डाइट की बात की और ये आपने आई थिंक शुरू में भी बोला था पीसीओएस एंड पीसीओडी दैट इज आल्सो समवॉट रिलेटेड टू लाइफस्टाइल एज वेल। सो अगर आप स्लीप का ध्यान रखें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें, स्ट्रेस का ध्यान रखें, विच इज लाइक अ ड्रीम, बट लेट्स टॉक अबाउट डाइट एज वेल। डाइट जैसे कि खाना वाना जो भी मिलता है, अगर हम नहीं बाहर का कोई खाएं, विच इज ऑल्सो अगेन ड्रीम, बट अगर हम घर का प्रॉपर अपनी तरफ से हेल्दी खाना खाएं, पर उसमें भी मिलावट सी कई बार होती है खाने में, जो कि जनरली मिलता भी है, तो क्या कोई सप्लीमेंट्स या कोई मेडिकेशन लेनी चाहिए जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर मैनेजिंग एटलीस्ट फ्रॉम द डाइट एंड वी आर ओके? एक्चुअली डाइट का मतलब ये नहीं कि आपको हेल्दी खाना है, आपको अनहेल्दी भी नहीं खाना है ना। मतलब अगर आप बहुत सारा मैदा खा रहे हैं तो उसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब होते हैं, केमिकल्स होते हैं, या जो भी खा रहे हैं, तो अनहेल्दी नहीं खाना और हेल्दी खाना दोनों ही चीजें। अगर आप मतलब सिर्फ हेल्दी मतलब आपने कुछ कमियों को पूरा कर लिया, लेकिन जो आप जबरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, वो भी अफेक्ट कर रहे हैं। एंड अकेले कोई भी चीज इतना अफेक्ट नहीं करती है, जब हमेशा ये कॉम्बिनेशन होता है। जैसे लाइफ स्टाइल एक जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कि आपकी एक साइकिल में एक चीज हट करती है, वो दूसरे को अफेक्ट करती है, तीसरे को अफेक्ट करती है। तो अल्टीमेटली ये सारा जो भी, जैसे आजकल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ज्यादा है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो पीसीओएस हो, मैक्सिमम डिसऑर्डर जो भी हमारी सोसाइटी में आजकल है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड ज्यादा है। ब्लीडिंग जनरली कितने दिन इज ओके फॉर दैट एज? पीरियड्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्लीडिंग साइकिल, मतलब आपकी ब्लीडिंग कितने दिन तक चलती है, और दूसरा ब्लीडिंग दोबारा कितने दिन में आती है। तो जो हम कहते हैं एक साइकिल होती है, साइकिल मतलब घूम के वापस एक पॉइंट पे आता है, तो वो साइकिल जो होती है, साइकिल लेंथ, ये सबकी अलग होती है। और ब्लीडिंग कितने दिन होगी ये एक अलग मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा ब्लीडिंग साइकिल। तो अगर हम इसको देखते हैं कि इसको सबसे अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सबसे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि पीरियड्स की काउंटिंग करनी कैसे। तो नॉर्मली जो बहुत सारे लोगों से, पेशेंट से मैं बात करती थी, तो उनका होता था हमने फला दिन सर्द होया था, मतलब वो लास्ट डे सर्द होते हैं उनको, ये तो लास्ट डे को काउंट करना शुरू कर देते हैं और फर्स्ट डे पे आ जाते हैं। हमारे को तो बहुत जल्दी पीरियड्स हो जाते हैं। तो इसमें हमेशा काउंटिंग जो होती है वो फर्स्ट डे से शुरू होता है, द डे यू हैव द ब्लीडिंग स्टार्ट। तो वो दिन जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है वो डे 1 होता है, सेकेंड डे का डे 2 होगा। ऐसे ही ब्लीडिंग वाले दिन को भी इंक्लूड करके हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल बनती है। तो यहाँ का डे 1 और फिर अगले पीरियड आने का जो डे 1 है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसकी एवरेज लेंथ 21 डेज, मिनिमम 21 डेज होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 डेज होनी चाहिए। तो 21 डेज से 45 डेज के बीच का अगर साइकिल लेंथ है आपकी, तो आप नॉर्मल है, मगर ये रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी 21 डेज, कभी 40 डेज, कभी 35 डेज, कभी 45 डेज। 3 to 5 डेज का डिफरेंस चल जाता है, लेकिन मेजरली एक सेम इंटरवल पे पीरियड्स आने चाहिए। तो पीरियड्स का इंटरवल जो है वो मैटर करता है। दूसरा ब्लीडिंग 2 डेज से 8 डेज के बीच में अगर आपकी ब्लीडिंग होती है, मतलब इतने दिन आपको पैड लगाना पड़ रहा है या कोई भी अब्जॉर्बेंट लगाना पड़ रहा है या मतलब ब्लड के लिए मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट यूज करना पड़ रहा है, वो आपका ब्लीडिंग पीरियड है। तो वो नॉर्मली 2 डेज से 8 डेज के बीच में वैरी करता है। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है, ये सब, ये भी जैसे मैंने कहा कि हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं, तो 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज 7 डेज 8 डेज नॉर्मल है। बट इसमें भी वो होता है क्लॉज कि अगर 2 डेज से कम है तो डॉक्टर को दिखा लीजिए, बहुत स्कैंटी ब्लड हो रहा है। 8 डेज तक रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, मतलब 8 डेज भी क्रॉस कर गए, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, दैट मींस यू शुड कंसल्ट डॉक्टर। ये abnormal होता है कि 8 डेज से ज्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रही है। इसमें अगर ये होता है कि अगर आपको ब्लीडिंग साइकिल है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, 4 डेज के बाद 3/4 मतलब सेकंड डे थोड़ी हैवी होती है, थर्ड डे होती है, 4th डे से डाउन होना शुरू हो जाता है ब्लड का फ्लो। तो ब्लड का फ्लो अगर 4th डे कंप्लीट हो गया है, मतलब 5th और 6th डे भी ब्लड का फ्लो उतना ही है जितना कि आपको सेकंड और थर्ड डे था, दैट इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, तो
हाँ, तो ब्लड का फ्लो 4th डे के बाद डाउन होना चाहिए, यानी 7th 8th डे तो बहुत स्पॉटिंग ऐसा होता है। अगर ब्लड का फ्लो 7th 8th डे भी उतना ही है जितना 2nd और 3rd डे था, दैट इज नॉट नॉर्मल। तो ब्लीडिंग साइकिल में सिर्फ डेज नहीं काउंट करने हैं, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस भी काउंट करने हैं। दैट शुड बी इन द आफ्टर 3 days और 4 days इट शुड बी इन डिक्लाइनिंग, उसमें डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ब्लीडिंग साइकिल हो गई एंड दैट इज हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, मुझे महीने में 2 बार आ गए, क्या मैं नॉर्मल हूँ? तो सीधा सा सवाल यह है कि जो आपका मंथ होता है वो 30 days का है। अगर कभी भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 days से कम है, लाइक 28 days है, 24 days है, 25 days है, तो ऐसा होगा ना कि वो एक महीने में 2 बार भी आ सकता है, क्योंकि 25 days के पहले और इधर दोनों तरफ आपके पास डेज है ना जिसमें पीरियड आ सकते हैं। तो मंथ में 2 बार पीरियड आना, या आपकी साइकिल 30 days से ज्यादा की है, तो ऐसा होगा कि कभी कोई मंथ स्किप भी हो जाएगा। तो पीरियड्स का मंथ के हिसाब से नहीं चलते, पीरियड अपने इंटरवल के हिसाब से चलते हैं। अगर आपका इंटरवल जो है वो फिक्स है, अप्रोक्सीमेटली फिक्स है, बिल्कुल फिक्स भी नहीं है, 2-3 दिन 4 दिन का फर्क है, तो अगर आपका इंटरवल जो है वो फिक्स है तो आपके पीरियड्स नॉर्मल है। वो कितने भी दिन के गैप पे है लेकिन वो नॉर्मल है 21 से 45 डेज के बीच में। अगर आपकी ब्लीडिंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली उतने दिन चलती है और ब्लड का जो फ्लो है वो एक टाइम के बाद नीचे डाउनवर्ड चला जाता है, तो आप नॉर्मल है। तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल क्या है? 2 days से कम। एबनॉर्मल क्या है? 8 days से ज्यादा। एबनॉर्मल क्या है? 4 days के बाद भी ब्लड का फ्लो कम नहीं हो जाना, या पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, जब मर्जी करे तब आ जाना, कभी 18 days पे आ रहे हैं, कभी 40 days पे आ रहे हैं। 21 days से कम आ रहे हैं तो डॉक्टर को दिखा लीजिए। 45 days भी निकल रहे हैं, बार बार ऐसा हो रहा है, 1-2 बार चल जाता है अगर डिले हो रहा है। इन स्टार्टिंग में स्पेशली जब पीरियड स्टार्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, फर्स्ट 2 years कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड बहुत इरेगुलर होते हैं। उसमें भी शॉर्ट साइकिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका ब्लड लॉस बढ़ जाएगा। 5 liters ब्लड है, जितना जल्दी जल्दी ब्लड जाएगा, जितना ज्यादा जाएगा, आपके ब्लड मतलब ब्लड कम हो जाएगा, आप एनीमिक हो जाओगे। तो लेंथ अगर बढ़ जाती है तो वेट किया जा सकता है। और अगर मतलब फर्स्ट 2 years में कभी कभी ऐसा भी रहता है कि अभी आएगा 3 महीने 6 महीने नहीं आएगा, तो अगर फर्स्ट 2 years में ऐसा हो तो डरने वाली बात नहीं, ये हो जाता है। 2-3 years में 2 साल के बाद नॉर्मली पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। तब भी नहीं होते हैं तो हम एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि कहीं PCOS जैसी कोई प्रॉब्लम तो। ओके और जो आप बता रहे हैं 2 से 8 इट इज लाइक सबके लिए, जितनी भी जिनको भी पीरियड्स हो रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, दैट्स द टाइम। ठीक, इसलिए बहुत लंबी एक वो फेज लिया है ना, मतलब हमने पूरे 7 days लिए हैं, तो 7 days में किसी को 2, किसी को 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, तो उसमें पूरी हम सारी लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं। IUD फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इज इट ट्रू कि उसके बाद में थोड़ा सा इरेगुलरिटीज होती हैं, आपका ब्लड फ्लो ज्यादा हो सकता है कंपैरेटिवली IUD लगाने से पहले? कोई रीजन है, अगर कोई रीजन है तो देखो कोई रीजन है। अगर आपकी IUD यहाँ लगाया जाता है ना, इस पॉइंट पे लगा हुआ है, तो ये यूट्रस की मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है, तो इसकी वजह से कभी कभी यूट्रस जैसे दांत में कुछ फंस जाता है तो टंग बार बार जाती है उसे बाहर निकालना है। कोई भी फॉरेन बॉडी को जल्दी से बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अगर एक फॉरेन बॉडी यहाँ लगी है तो यूट्रस की नेचर होती है कि इसलिए बार बार कंट्रैक्ट करेगा, बाहर निकालेगा। तो स्टार्टिंग के कुछ महीनों में पीरियड्स में ब्लीडिंग का नॉर्मल से ज्यादा दिन चलना, चाहे वो छोटा छोटा सा ही चले, और थोड़ा पेन होना नॉर्मली। और डॉक्टर को आप पता है कि किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन हो, ऐसा नहीं कि आप लगा के भूल गए हो रही है ब्लीडिंग, होने दो, नहीं, यू शुड बी अंडर ऑब्जर्वेशन। जिसने भी आपको IUD लगाया है, आप यू शुड इन्फॉर्म हर और डॉक्टर को कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। इफ जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, कुछ भी ऐसा लगे, ये अलार्मिंग साइन वो आपको बताता है कि इतने तक कोई दिक्कत नहीं, ये अगर होता है तो प्लीज जल्दी से आप मुझे कंसल्ट करना। ठीक है, तो आप उस समय आप घर पर नहीं हो, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। आप एक डॉक्टर से कुछ आपने ऐसी कुछ अलग किया है अपनी बॉडी में। एक और क्वेश्चन आया था कि वाइट डिस्चार्ज क्यों होते हैं, और बहुत सारा होता है वाइट डिस्चार्ज, हाउ डू यू मैनेज दैट? ओके, इज दैट नॉर्मल? हाउ डू यू नो दैट्स नॉर्मल टू हैव दैट मच ऑफ वाइट डिस्चार्ज? जो यूट्रस है हमारी बॉडी में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें जो यूट्रस है, इसके नीचे वाले पार्ट को सर्विक्स कहते हैं, जिसमें नॉर्मली आपने सर्वाइकल कैंसर से सर्वाइकल इरोजन के नाम से सुना होगा, दैट इज अ पार्ट कॉल्ड सर्विक्स। तो यहाँ पे बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, और यहाँ पे जो ये कैनाल होती है ब्लॉक्ड होती है विद अ डिस्चार्ज, थिक म्यूकॉइड डिस्चार्ज से पीरियड्स आने से पहले, क्योंकि ये यूट्रस को प्रिजर्व करते हैं ताकि कोई भी फॉरेन बॉडी को इन्फेक्शन यहाँ ना जाए। जैसे ही आप टीनेज में या एडोलेसेंस में एंटर करते हो प्यूबर्टी के बाद, तो क्या होता है कि अब पूरी बॉडी में एक सिस्टम है जो वापस सब काम पे शुरू करने वाला है। तो ये डिस्चार्ज सबसे पहले थिक म्यूकॉइड डिस्चार्ज बाहर निकलता है। दिस वजाइना इज द, जो ये रास्ता है, वे है
जिस यूट्रस से कोई भी चीज बाहर आएगी या जाएगी तो ये रास्ता तय करना होगा, दिस इज वजाइना। सो ये इसको ट्रेवल करते हुए यहाँ बाहर आता है। तो नॉर्मली पीरियड स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले या कई बार मंथ्स बिफोर भी कुछ थिक वाइट डिस्चार्ज, बहुत थिक सा डिस्चार्ज पैंटी पे दिखाई देता है, दैट इज अ डिस्चार्ज जिसको म्यूकस प्लस ब्लड कहते हैं, वो रिलीज होता है। उसके बाद क्या होता है कि यूट्रस जब पीरियड्स आने वाला तो उसके पहले भी ग्लैंड्स एक्टिव होती है और थोड़ा सा स्लाइमी सा डिस्चार्ज, बहुत वाइट वाटरी कलर का चिपचिपा जैसा डिस्चार्ज, म्यूकॉइड डिस्चार्ज बाहर निकलता है 1-2 दिन पहले, और पीरियड्स खत्म होने के 1-2 दिन बाद भी नॉर्मली रहता है। इट इज नॉर्मल, वो हमारी बॉडी की एक फंक्शनिंग का पार्ट है। मगर अगर यही डिस्चार्ज इतना रेगुलर हो जाए कि आपको हर बार पैड लगा के रखना पड़ता है, अदरवाइज आपके जो अंडरगारमेंट्स हमेशा गीले ही रहते हैं, दैट इज नॉट नॉर्मल। एक बार डॉक्टर को दिखा लें कि कोई सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या यूट्रस में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। नॉर्मली इसका पता चलता है ये 5 सिम्टम्स अगर आप याद रखते हो, लाइक इचिंग तो नहीं है, बर्निंग तो नहीं है, इचिंग, बर्निंग, बैड ऑर्डर, पेन इन एब्डोमेन और बैक में पेन हो रहा है, या इसका जो डिस्चार्ज है उसके कलर और कंसिस्टेंसी चेंज हो गई। नाउ इट इज नॉट वाटरी, इट इज ग्रीनिश, इट इज पिंकिश, और इट इज लाइक कर्डी और मिल्की वाइट, फ्रॉदी। अगर ये डिस्चार्ज का कलर कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है, दैट मीन्स देयर इज these are the signs of infection. So इन 5 में से अगर कोई एक सिम्टम भी आपको लग रहा है, then you should consult a doctor. These are the signs of infection. तो अगर ये तो हमें पता होना चाहिए कभी डिस्चार्ज नॉर्मल है और कभी डिस्चार्ज एबनॉर्मल है। अगर बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ खाली पानी नहीं निकल रहा जैसे, तो आप वो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिलीज हो रहे हैं, तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि ये डिस्चार्ज इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो वजाइनल वॉश और ये सब चीजें जो बहुत यूज करते हैं, वजाइनल स्प्रे और जो क्या कहते हैं उनको सैंड्स वगैरह भी आजकल यूज करते हैं आजकल लोग बहुत सारे। तो मैं एक जनरल एडवाइस दे रही हूँ कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो हमारी बॉडी में कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो वजाइना में रहते हैं, जो हमारे यूट्रस को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर हम ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देख के और अननेसेसरीली बिना डॉक्टर की परमिशन के, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के वजाइनल वॉश और ये सब डूश वगैरह यूज करते हैं, तो हमारा जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है हम उसको भी वॉश कर देते हैं। तो हमारी बॉडी, जो हमारा यूट्रस होता है या हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो और ज्यादा प्रोन हो जाता है फॉर इन्फेक्शन। तो प्लीज कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख के और किसी भी इन्फ्लुएंसर के कहने से आप ये सब यूज मत करिएगा, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज अगर प्रॉब्लम है तो उसका जो मतलब जो भी ट्रीटमेंट है वो आपकी डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग होगा। मैंने अगर इतने सारे सिम्टम्स बताए तो हर सिम्टम के लिए अलग इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब अलग बैक्टीरिया या फंगस उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो उसके लिए अलग तरह से ट्रीटमेंट होगा। तो अपनी तरफ से कोई भी टीवी या एडवर्टाइजमेंट या इंस्टाग्राम या कुछ भी देखकर प्लीज ट्रीटमेंट मत करेगा। सैनिटरी पैड ज्यादा हाइजीनिक और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं या टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप? जब हमारे वाले टाइम में हम लोग कपड़ा यूज करते थे और हमें ऐसा लगता था कि तो ये बेस्ट है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, बट एडवांसमेंट हुए, सैनिटरी नैपकिन बना। सैनिटरी नैपकिन आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि एक तो वो चिपक जाता था या उसको फिक्स किया जा सकता था जो कपड़ा नहीं होता था। दूसरी प्रॉब्लम है कि कपड़ा बहुत मोटा होता था, जिसके साथ बैठ जाओ तो बिल्कुल ऐसे मतलब सेंसेशन ही खत्म हो जाती थी उस वाले एरिया की, और वो थाइज जो उसकी जो ब्लड था वो स्पिल होता था साइड्स में, तो पैंटी की जो साइड्स वाली लाइन थी, साइड वाली लाइंस थी, वो जो मार्जिन थे वो हमेशा वेट रहते थे, और जिससे वो थाइज जो है वहां पे बार बार रगड़ते थे तो बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते थे। तो इसलिए एडवांसमेंट हुआ कि हमारे पास ये आया, पैड आया, और हम सब बहुत खुश हो गए कि पैड आ गया। मगर जैसे मेरे जैसे इंसान को पैड से भी प्रॉब्लम थी, पैड्स में इतना प्लास्टिक था कि वो जब वहां पे बार बार करता था तो मुझे कपड़े से ज्यादा पैड से इरिटेशन होती थी और मुझे रैशेस पैड से ज्यादा होते थे। दूसरा मुझे पीसीओएस था तो मेरा ब्लीडिंग साइकिल भी ज्यादा था, मुझे ज्यादा दिन तक ब्लीडिंग होती थी, तो मेरी तो हालत खराब हो जाती थी, पूरा ऐसे लगता था कि नीचे एकदम इन्फेक्शन हो गया है, मतलब बैठना भी मुश्किल होता था, इतनी सेंस, क्योंकि जो पैड था वो उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता था, उसमें हल्का गीलापन रहता था। अभी सुपर एब्जॉर्बेंट और ये सब आ गए हैं। अब उसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल, ये टैम्पोन आया, और टैम्पोन के बाद अब मेंस्ट्रुअल कप आया। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एडवांसमेंट आ रहे हैं, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि जैसे अब पैड जो कपड़ा आता था, कपड़े को भी इन्होंने एडवांस कर दिया, कपड़े वाले पैड आ गए हैं। इसमें पीछे मुझे लगता है शायद वो छाते वाला कपड़ा लगाते हैं, अदरवाइज जो पूरा है वो नॉर्मल क्लॉथ होता है। मुझे क्लॉथ पैड ज्यादा सूट किए क्योंकि वो ज्यादा ड्राई फील देते थे। दूसरी बात है कि उससे इरिटेशन कम होती थी। तो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, लेकिन एज ए अगर मैं बोलूं कि मैं एज ए एजुकेशनिस्ट या अवेयरनेस, अगर मैं इसमें एक्टिविस्ट की तरह से बात करूं, तो आई विल प्रेफर क्लॉथ पैड,
हाइजीन दोनों में बराबर है। हाइजीन डिपेंड करती है कि आप कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसे चेंज कितनी देर में कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे टेम्पॉन लगा लिया, आपने पैड लगा लिया, आपने कपड़ा लगाया, ब्लड तो उसी फ्लो से आ रहा है, उसका काम तो सिर्फ ब्लड का काम आना है और इसका काम प्रोडक्ट का काम एब्जॉर्ब करना है। तो हाइजीन इससे मेंटेन होगी, इसका तो कोई रोल नहीं है। अब आपने इसको लगा के रखा है, पैड यहाँ पे लगा हुआ है 10 घंटे हो गए। जहां पर भी डैम्पनेस होती है, जहाँ पे भी ह्यूमिड होता है, मतलब गीलापन होता है, और जहाँ पे भी न्यूट्रिशन होता है, वहां पे कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो करता है। पैड पे ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू करेंगे। अब ये पैड यहाँ लगा हुआ है तो ऑर्गेनिज्म ग्रो करके आपके यूट्रस तक जाएंगे, तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। चाहे वो आपने कपड़ा लगाया चाहे पैड लगाया, अगर आपने उसे लंबे टाइम तक लगा के रखा है तो वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। अगर आपने 6 आवर्स में इसको बदल दिया, ऑर्गेनिज्म ग्रो करते उससे पहले वो मेरी बॉडी में जाते, मैंने इसको हटा के बाहर फेंक दिया, दूसरा लगा लिया, तो मेरी बॉडी में हाइजीन मेंटेन होती है मेरी इस साइकिल से कि मैंने जो यूज किया है उसे मैं कितने टाइमली चेंज कर रही हूँ। एक आता है 12 घंटे तक रहिए टेंशन फ्री, 12 घंटे में तो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। आप साइंटिफिकली कैसे ये बात कह रहे हो कि 12 घंटे तक लगा के रखो। टेम्पॉन के साथ क्या होता है, टेम्पॉन अंदर जाता है, यहाँ वजाइना में रखा है, तो अगर उसमें इन्फेक्शन होगा तो वो कितना सारा एरिया है जहां से इन्फेक्शन एब्जॉर्ब होगा। अभी तो इन्फेक्शन को चलना पड़ रहा है, इन्फेक्शन तो वहां बैठा है कि तुरंत से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि 6 आवर में, चाहे मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं, चाहे टेम्पॉन यूज कर रहे हैं, चाहे क्लॉथ पैड यूज कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल कपड़ा यूज कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड यूज कर रहे हैं, वो 6 आवर से ज्यादा आपको अपनी उस प्लेस पे नहीं रखना है। तो हाइजीन के लिए इंपॉर्टेंट है आप उसे कैसे यूज कर रहे हो, कितने घंटे तक यूज कर रहे हो, कैसे हाथ से यूज कर रहे हो। गंदे हाथ से उसको बार बार चलाए जा रहे हो तो फिर वो इन्फेक्शन तो पहले रखा है ना वहां पे, अब तो सिर्फ बस ग्रो ही करना है। तो हैंड वॉश करके जब भी यूज कर रहे हैं, आपका टॉयलेट कितना क्लीन है उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ प्रोडक्ट तो यूज नहीं करता है, इस पे करता है कि आप प्रोडक्ट यूज कैसे करते हो, आपकी ओवरऑल हाइजीन कैसे आप मेंटेन कर रहे हो। इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि हाइजीन कैसे मेंटेन होगी। कपड़ा लिया कहीं भी फेंक दिया, टॉयलेट में 4-5 लोगों ने पैड या कपड़ा फेंक दिया तो ऑर्गेनिज्म तो पूरे टॉयलेट में ग्रो करके ना, आप कितना भी महंगा पैड यूज करो इन्फेक्शन तो सब साथ में ले आए ना। इम्पोर्टेंट चीज ये है। You literally picked up what I had written, 10 से 12 घंटे literally that one, because menstrual cup का actually उनका selling point भी यूएसपी भी यही बोलते हैं कि 10 से 12 घंटे। I think एक I don't remember exact one, but in fact cups के अलावा एक और like इस टाइप का कुछ शेप का एक और डिस्क आते हैं। एक्चुअली इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं मेंस्ट्रुअल कप को पर्सनली प्रेफर करती हूँ, बिकॉज इसलिए नहीं कि वो 10 से 12 घंटे, क्योंकि ये एनवायरमेंट के लिए बहुत फ्रेंडली है। अगर आप क्लॉथ यूज करते हो, अगर आपने क्लॉथ पैड यूज किया, अगर विस्पर भी उतनी देर या स्टेप या कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है वो बहुत इतना भी महंगा है, उसको भी 6 आवर यूज करना है। अगर क्लॉथ पैड को भी उतने बराबर आवर्स, अब आपने एक वो नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल पैड है वो आपने थ्रो किया, वो एक पैड 400 साल तक धरती पे रहने वाला है, वो 400 ईयर्स। 400 ईयर्स में आप सोचो कि आपको एक लड़की को 400 टाइम्स पीरियड आते हैं और 20 पैड्स यूज करती है, 400 साल बाद क्या हालत होगी धरती की। एनवायरमेंट में कितने पैड्स पड़े होंगे, मतलब जैसे आज पॉलिथीन से भरे पड़े हैं हम लोग, समुद्र भर गया है, रेगिस्तान भर गए हैं, पहाड़ भर गए हैं, सब कुछ है। तो उसमें पैड भी एक ऐसा होगा कि फिर हम इसे डिस्कार्ड करने के लिए अलग तरह की कुछ मुहिम चला रहे होंगे। तो एनवायरमेंट के हिसाब से क्लॉथ पैड मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरा मेंस्ट्रुअल कप, क्लॉथ पैड को रीयूज करते रहिए, आप अच्छे से वॉश कीजिए, तेज धूप में सुखाइए ताकि बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाए। जब तक पूरा ड्राई ना हो जाए तब तक यूज मत करिए। अच्छे से, आप जरूरी नहीं कि उसे रगड़ के साबुन से धोए, आप उसे नॉर्मल पानी में भी कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद उसको धोइए, साफ हो जाता है। तेज धूप में सुखाना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे उसके बैक्टीरिया अच्छे से सुखाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे, और वो 3 साल तक चलता है आपका रियूजेबल। ऐसे मेंस्ट्रुअल कप जो है 10 साल तक चल सकता है। तो आप एनवायरमेंट में क्या थ्रो कर रहे हो, वो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हो, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि लोगों को मेंस्ट्रुअल कप के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता। मुझे नहीं पता ये लास्ट प्रोडक्ट है, हो सकता है इससे ज्यादा एडवांसमेंट आने वाला हो, इससे बेटर कुछ आने वाला हो, बट फॉर नाउ क्लॉथ पैड एंड मेंस्ट्रुअल कप मुझे ज्यादा बेहतर लगते हैं बिकॉज दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, बॉडी फ्रेंडली अगर राइट वे में यूज किया जाए। That's true, मैम। ये टैम्पून और मेंस्ट्रुअल कप उनको इंसर्ट किया जाता है वर्सेस पैड जो कि बाहर रखा जाता है। तो जो एक और मिथ है, मे बी यू कैन हेल्प दैट इन बर्थिंग एज वेल, एंड इफ इट इज अ मिथ और नॉट, जो कई बार सोचा जाता है कि at what age one can use a tampon or even a menstrual cup because उसे insert किया जा रहा है। And if I am, this is one of very common question, I'm a virgin, can I use it?
बहुत अच्छा किया कि मुझे लगा मैं बताऊंगी। अच्छा आपने पूछ लिया। देखो कोई भी चीज इंसर्ट की जाती है उसके लिए कोई एज नहीं होती है, आपका कंफर्ट होता है ना। मैं आज 40 इयर्स के भी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो नहीं इंसर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेंटल ब्लॉकेज है। अभी तक यही सुना है कि अच्छी लड़कियों का पेनिट्रेशन सिर्फ एक ही चीज के लिए बना है, बाकी कुछ पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। तो ये एक बहुत मतलब सच में मिथ है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अगर वजाइनल जो ओपनिंग है, इसको मैं अगर कंपेयर करूं, मेरे हाथ में भी एक रब्बर बैंड है, मैं इससे कंपेयर करूं तो ये इस तरह से होता है। इसमें इतने फोल्ड होते हैं कि इसको कितना भी एक्सपेंड किया जा सकता है। जो वजाइना इसमें जो दिखते हैं ना, ये इतने सारे फोल्ड्स होते हैं, तो ये बहुत सारा, तो ये वजाइनल ओपनिंग जो है ये भी बहुत एक्सपेंडेबल होती है। तो अगर मैं मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में और सही तरीके से यूज करूं तो इसमें ये आप कुछ भी चीज डालते हो, जैसे इसको भी मैं छोटा भी कर सकती हूँ, मैं इसको बहुत छोटा सा करके इसको, तो स्टार्टिंग में बहुत छोटा होता है क्योंकि यूज नहीं हो रहा होता। तो आप इसको ये यहाँ पे आपका ये वजाइनल ओपनिंग है, जब ये बिल्कुल मतलब ये भी मैं अगर यूज नहीं करी थी तो बाजार से लाई थी, बहुत छोटा सा था, अभी ये बड़ा हो गया बिकॉज ऑफ द मल्टीपल टाइम यूज की वजह से। तो ये जो है ये बहुत इलास्टिक होता है, एक स्मॉल टिश्यू है जो रेमिनेंट है आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस का, है ना। वो होगा हाइमेन जिसका नाम दिया है, वो होगा नहीं होगा कैसा होगा ये कोई नहीं तय कर सकता। दिस इज जस्ट नहीं, एब्सेंट होना भी उतना ही नॉर्मल है जितना उसका प्रेजेंट होना नॉर्मल है, उसका बहुत पतला होना भी उतना ही नॉर्मल है जितना कि उसका बहुत थिक होना। कितनी बार ऐसा होता है कि ये इतना थिक होता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड भी बाहर नहीं निकलता, तो हम सर्जरी करके उसको हटाना पड़ता है ताकि वो मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर निकले, वो एबनॉर्मल है। बट इसका किसी भी शेप और साइज का और कितना भी थिन और अलग तरीके का होना, दैट इज नॉर्मल। तो ये मेंटल ब्लॉक ज्यादा है, मतलब जैसा कहना चाहिए कि दिस क्या बोलते हैं मच अडो अबाउट नथिंग, कुछ नहीं है। एक छोटे से टिश्यू को इतना बड़ा इशू बना दिया है कि जैसे सब कुछ उसी पे सब कुछ चल रहा है। तो प्लीज अपने हाइमेन को ना अपना कैरेक्टर इशू मत बनने दीजिए, क्योंकि लोग तो तैयार ही बैठे हैं, कल आपके बाल पे भी बनाते हैं, वो आपके फेस पे भी बनाते हैं, सब चीज पे बनाते हैं। जितना हम उन्हें मौका देंगे हमें हर चीज पे जज किया जाएगा। अगर एक हाइमन शुरू में लगाने से ना, टेम्पोन और ये कप लगाने से हाइमन रप्चर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लोग थोड़े टाइम में सवाल उठाना ही बंद कर देंगे कि ये तो हो ही जाता है, ये तो टेम्पोन लगाने और मेंस्ट्रुअल कप लगाने से चला ही जाता है, तो लोगों से सवाल ही पूछना बंद कर देंगे। तो हम लड़कियों को ये तय करना है कि इसको इशू बनने ही नहीं देना है ना। वो सोसाइटी जो हमें इन चीजों पे जज करती है, उस सोसाइटी को में से इसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि खूब यूज करो, है ना। इतने यूज करो कि लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़े कि ये होता ही नहीं, क्योंकि लड़कियां इतना ये यूज करती है इसके बाद ये रहता ही नहीं है, तो जज करना बंद कर दो। Apart from hymen as well, one thing that you said was like ये टेम्पोन और जो कप है, क्योंकि देखने में इतना बड़ा, इतना साइज का कम से कम होता है, आई थिंक। स्मॉल साइज आते हैं, बहुत छोटे साइज के आते हैं, छोटा साइज भी आता है, और टेम्पोन के भी स्मॉल मीडियम लार्ज साइज होते हैं, और हैवी फ्लो के लिए अलग होता है। बस एक ही चीज याद रखनी कि टाइमली सही तरीके से इसको लगाया और निकाला जाए, टाइम के हिसाब से भी और प्रोसेस जल्दी, क्योंकि जो टेम्पोन है वो फिर भी जल्दी यूज हो जाना मतलब सीख जाते हैं लोग, बट मेंस्ट्रुअल कप का एक लर्निंग कर्व होता है, वो इतनी आसानी से नहीं, तो आपको 2-3 पीरियड्स लगते हैं इसको समझने में। कभी कभी जैसे विदाउट पीरियड भी इसको लगा के देखे कोशिश करें, क्योंकि पीरियड के टाइम पे तो इतना सारा वैसे ही पैनिक हुआ रहता है, तो बिल्कुल ये लास्ट डे से शुरू करें। इनका टाइम मतलब, तो ये मेंटल, मैं सच बता रही हूँ कि कितनी बार जैसे हम टीचर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टीचर्स नहीं लगा पाते और बच्चे इतने खुश होते हैं, मैम याद ही नहीं रहता पीरियड जब से आपने दिया ना, बिल्कुल भूल जाते हैं। इसकी प्रॉब्लम ही है मेंस्ट्रुअल कप की, लगा के भूल जाते हैं, लोगों को अलार्म लगाना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा इसकी जो प्रॉब्लम है, रिस्क इसका ये है कि भाई लगा के भूल मत जा, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम है कि इतना बॉडी फ्रेंडली है, ओवर बॉडी फ्रेंडली है कि लोग लगा के भूल जाते हैं। तो बच्चे या बड़े से फर्क नहीं पड़ता, आपके मेंटल ब्लॉकेज कितने ज्यादा है उससे फर्क पड़ता है, आप कितना ज्यादा सोचते हैं। तो ये सारा कुछ इसका खेल है। टेम्पोन की कोई गलती नहीं है, मेंस्ट्रुअल कप की कोई गलती नहीं है, वो जो अपना काम है वो पैसे ही करेंगे, चाहे वो बच्ची लगाए चाहे उसे बड़ा लगाए। तो एज ए डॉक्टर मैं ये बोलूंगी कि अंडर गाइडेंस जो भी लगाए, क्योंकि इसका एक लर्निंग कर्व है, आपसे गलतियां होंगी, आप डरोगे भी, ये तो नहीं हो जाएगा वो, तो किसी की गाइडेंस में लगा लो जो पहले से यूज कर रहे होंगे, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। तो गाइडेंस में पहली दूसरे महीने ट्राई करेंगे तो फिर चीजें कोई दिक्कत नहीं करती। काफी बड़ा है, क्या ये जाएगा एंड ऑल दैट, यू नो, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वन हैज, एंड यू आंसर्ड इट वेरी ब्यूटीफुली। वो लोग जो 2 डिलीवरी कर चुके होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी 2.5 किलो के 4 किलो के बच्चे निकाल चुके होते हैं,
तो ऐसा लगता है कि मेंस्ट्रुअल कप कैसे जाएगा। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल कप का साइज, और तो मेंस्ट्रुअल कप बहुत मैलेबल होता है, एंड सेकेंडली कि ये विजाइना बहुत एक्सपेंड कर सकती है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। द क्वेश्चन वाज ऑन प्यूबिक हेयर। पहली बात तो रिमूव करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो करेक्ट मेथड क्या है? ट्रिम करना, इज वैक्सिंग सेफ? So what's the correct way of doing? Creams are also available, different things. Which one is the best method? So अगर आप फर्स्ट टाइम, मतलब जैसे अगर जो टीनेज है उनके लिए रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि इसके बिना मतलब कुछ दिक्कत होगी, बट राइट वे ऑफ यूजिंग, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टार्टिंग में ट्रिमिंग से करना चाहिए, और स्मॉल सीजर से। हमेशा पहले हेयर को फिंगर ऐसे सपोर्ट करके आपको ऐसे सीजर करना चाहिए, डायरेक्टली स्किन के ऊपर सीजर ना लगाए, पहले हेयर्स को फिंगर से सपोर्ट करें और उससे ऊपर से डालें, ताकि वो जो अप्रोक्सीमेटली 1 और क्वार्टर वाला जो सेंटीमीटर है वो उतना तो डिटेल रहे। क्योंकि शुरुआत में अगर बिल्कुल आप उसको एकदम स्किन के पास से उसको ट्रिम कर देते हैं तो बहुत चुभता है और बहुत परेशान करता है, आपको बैठने उठने में भी दिक्कत होगी। धीरे धीरे आपको समझना तो बेस्ट होता है कि हमेशा फिंगर से सपोर्ट करके करें, ताकि स्किन आपकी ना उसके साथ चली जाए, सीजर के साथ ना चली जाए। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं, लाइक कोई क्रीम, और वैक्सिंग बहुत पेनफुल होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बट तो मुझे लगता है कि 16 ईयर्स होने के बाद अच्छा रहता है कि अगर आप करते हैं, क्योंकि आपकी स्किन पूरी तरह डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो बेटर रहता है। केमिकल्स यूज करने के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एंड टिल देन ट्रिमिंग इज द बेस्ट वे। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं आप कर पा रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स गाइडेंस, आप इस चीज को या डॉक्टर की गाइडेंस के साथ अगर कुछ भी नया यूज करने वाले हैं तो बेटर है आपको कर ले, बट यस यू कैन वर्क ऑन दैट। ऐसा नहीं कि करना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर हाइजीन। Is it normal to get hair on chin, stomach and nipples even if you don't have PCOS, PCOD? Yes, it's perfectly normal। मतलब थोड़ा बहुत हेयर होना, क्योंकि हमारी बॉडी में ना हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन भी होता है, जैसे मेल बॉडी में भी थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन होता है। तो एवरी फीमेल बॉडी हैज थोड़ा सा मेल हार्मोन और एवरी मेल हैज थोड़ा सा फीमेल हार्मोन, तो उसकी वजह से किसी किसी में वो थोड़े बहुत हेयर्स आ जाते हैं, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। अगर आपको लगता है ज्यादा है, जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, देन यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर कि भाई बहुत ज्यादा है, ऐसा ही लग रहा है कि जैसे बहुत शेव जैसा बनाने जैसा हो रहा है, देन यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर, अदरवाइज इट्स नॉर्मल। Okay. And I think that would be my last question, at least in the teenage section or the early age section. Mood swings, and although it's teenage kind of, but I think it's सबको होते हैं, और काफी लेडीज को भी होते हैं लेटर स्टेज में भी, और शायद कई बार एक्सट्रीम भी हो जाते हैं। So what to do about it? Like sudden mood change हो जाना, अचानक से गुस्सा हो जाना। So one thing you should remember that mood swings जो है वो रियल होता है, जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब हमेशा होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जब बहुत सारे सिम्टम्स, अनरिलेटेड सिम्टम एक साथ होते हैं। तो पीरियड्स में क्या होता है, क्योंकि पीरियड साइक्लिकल है, इसी तरह से जो पीरियड्स आने के अराउंड मतलब 14 डेज पहले तक, मतलब वो जरूरी है कि अप्रोक्सीमेटली 14 डेज पहले, किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 14 दिन तक मैक्सिमम, ये सिम्टम हो सकते हैं जो बहुत अनरिलेटेड होते हैं, जिसमें मूड स्विंग एक पार्ट है। उसमें हेडेक भी हो सकता है, उसमें बहुत नींद आना या नींद नहीं आना, कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन करना, कुछ स्पेशल खाने का मन करना, कुछ देख के एकदम से मन खराब हो जाना, ब्लोटिंग होना, काफ में पेन होना, बहुत सारी तरह के जैसे मूड स्विंग्स एक पार्ट है। ये बहुत सारे ब्रेस्ट में पेन होना, ये सब होते हैं जिनको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। मतलब अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जो मतलब प्री मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुएशन से पहले शुरू हो जाते हैं। वो अलग अलग टाइम के लिए हो सकते हैं। इनकी खास बात है साइक्लिकली होते हैं, पीरियड्स आने के बाद खत्म हो जाते हैं, तो ये नॉर्मली हार्मोन रिलेटेड होते हैं। अगर आपको ये अनरिलेटेड है, आपको साइक्लिकल नहीं हो रहे, पीरियड से कोई रिलेशन नहीं, कभी भी हो जा रहा है, देन इट इज डिफरेंट थिंग। बट फॉर पीरियड्स के लिए, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए, इट शुड बी साइक्लिकल एंड रिलेटेड टू द साइकिल। तो ये तब हम इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तो ये रियल है एंड होते हैं, बट और आप कोई ऐसा बीमार नहीं है, कुछ ऐसा अबनॉर्मल नहीं हो रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब ग्रोइंग अप, और ये चेंज ऑफ हार्मोन इसका ये पार्ट है। तो इम्पॉर्टेंट चीज है कि मैनेज करना सीखना। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस एंड देन हाउ टू मैनेज इट। तो आपके स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपनी हॉबीज पे काम करते हैं, और अगर नहीं कंट्रोल मैनेज हो रहे तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। Okay. And is it safe to take medication during periods? या फिर अगर पेशेंट डॉक्टर के सुपरविजन में ले रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है।
ऐसा नहीं कि अगर मेडिसिन के बिना भी अगर पेन के लिए नॉर्मली लोग मेडिसिन लेते हैं तो पेन का मतलब जैसे मैंने बताया कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से पेन होता है। तो उसमें कई बार कुछ सूदिंग चीजें होती है, जैसे कि आपने हॉट वाटर फर्मेंटेशन कर लिया, हॉट बॉटल यूज कर लिया, या आप रेस्ट भी कर लेते हो, कुछ भी चीज से आपका पेन रिलीफ होता है। तो जरूरी नहीं कि मेडिसिन ही जो है वो सिर्फ ओनली ट्रीटमेंट है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर सब कुछ करके देख लिया, पीरियड्स का पेन नहीं जा रहा है, देन मेडिसिन लेना इज नॉर्मल, मगर डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ। डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है डॉक्टर ने एक दवाई बताई थी, आप 10 साल से खा रहे हैं, वो ठीक नहीं है, मतलब कम से कम 2-3 साल में एक बार फिर से बात करें, क्योंकि कुछ मेडिसिन बैन होने लगती है, कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट लेटर एज में पता चलते हैं। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि शायद सर या मैम ये मेडिसिन में अभी भी कंटिन्यू करूं या कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो जो ओवर द काउंटर एक बहुत फेमस मेडिकेशन है मेफ्टाल स्पास करके, आई विल ऑलवेज से कि बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर।